हेलो, नमस्कार, आदाब। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। मीडिया स्टार वर्ल्ड मुसलसल कोशिश करता है कि आपको सही खबरें पहुंचाए और सही अच्छे जानकार लोगों से आपकी मुलाकात कराई जाए ताकि सही नैरेटिव, सही एनालिसिस आप तक पहुंच सके। आफ्ताब कमाल पाशा साहब इस वक्त अमेरिका के सफ़र पर हैं और उसके दरमियान भी उन्होंने हमें वक्त दिया है। हम उनके शुक्रगुजार हैं। इस वक्त जो कुछ हो रहा है, जिस तरह से जंग के हालात, और अब बात आ गई है जिसे कहते हैं आर्थिक जंग, यानी इकोनॉमिक वॉरफेयर। डी डे, इकोनॉमिक डी डे नाम दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ अपनी कार्रवाइयों को, जिसके तहत कहा है कि जो भी मुल्क, जो भी कंपनी, जो भी ईरान के साथ कारोबार करेगा, हम उसके खिलाफ पाबंदियां लगाएं, सैंक्शंस लगाएंगे। चाइना से कुछ आवाज शायद ऐसी आ रही है कि शायद वो उस पर अमल ना करें। उसके अलावा जंग के मैदान में भी बहुत कुछ हो रहा है। हॉर्मुज का मामला पूरी तरह से ईरान के कंट्रोल में है। ईरान उसको बिल्कुल छोड़ने के मूड में नहीं है। उधर इराक और ईरान के बीच में बातचीत हो रही है। मोहम्मद बाकर कालिबाफ इराक गए हुए हैं। वो मुलाकातें भी काफ़ी अहम हैं। इन तमाम हालात को समझने के लिए हम आफ्ताब कमाल पाशा साहब से समझेंगे कि आखिर क्या सूरत है, क्या कोई जान बचाने के लिए कोई रास्ता है ट्रंप के और अमेरिका के लिए? क्या इजराइल बाकी बचेगा? जैसा कि पाशा साहब ने हमसे पहले बताया कि एक 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 तूफान है इजराइल के खिलाफ अमेरिका के अंदर। ये बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड है। वो तमाम हालात भी वो आपको जरूर बताएंगे। पाशा साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कुछ देख रहे हैं? ये धमकी, और धमकी के साथ हॉर्मुज को कह दिया कि ये अब अमेरिका का हिस्सा है। आखिर क्या क्या कुछ कैसे देख रहे हैं इन तमाम वाकया? जी, शुक्रिया काज़मी साहब। देखिए, जो इक़्तिसादी पाबंदियाँ इंक्रीज़ करने की बात हो रही है और दूसरे मुल्कों पर भी सेकेंडरी सैंक्शंस डालने की जो अमेरिका की तरफ से बात हो रही है, ये काफ़ी गंभीर है ये। क्योंकि अब उनको पता चल गया कि ये मिलिट्रीली फौजी ताकत की वजह से वो ईरान को हरा नहीं सकते। हर मुमकिन कोशिश करे उन्होंने, हर मुमकिन असला उनके पास जो था कन्वेंशनल, वो इस्तेमाल करे ईरान के खिलाफ, इसराइल के साथ मिल के। और हज़ारों के ठिकानों पे, तकरीबन 25,000 ठिकानों पे उन्होंने बमबारी की। फिर भी जो है ईरान आमादा नहीं हुआ उनकी शर्तों पे मानने के लिए। और अब जो है इक़्तिसादी पाबंदियाँ जो कि 79 से हैं, हालांकि वो यूनाइटेड नेशंस के मैंडेट से नहीं है, लेकिन ये अब जो नई पाबंदियाँ जो डाले जा रहे हैं और इसके साथ साथ जो धमकियाँ जो आ रही हैं, तो ये कुछ नई लग रही हैं मुझे। हालांकि ईरान के हुक्मरान जो है पिछले 45 सालों से ज़्यादा जो है इसको सह के सैंक्शंस को, और उन्होंने कई तरीके अपनाए थे जिससे उनकी इकोनॉमी को नुकसान उस तरीके से ना पहुंचे जो अमेरिका उम्मीद करता था। किसी भी तरह वो पैरेलल इकोनॉमी और एक्सपोर्ट्स करके जो है चलाते रहे हैं। लेकिन अब हालात कुछ बदल गए हैं। एक तो नाकाबंदी है जो ईरान के पोर्ट्स पे लगातार जारी है कि कुछ जो भी जहाज ईरान के बंदरगाहों से, चाहे वो खार्ग आइलैंड से हो या बुशैर से हो या बंदर अब्बास या किश्म या कोई भी जो सिरा पोर्ट है वगैरह से, वहाँ से कोई भी जहाज ना आए ना जाए। तो ये काफ़ी कुछ ईरान पे असर कर रहा है, क्योंकि उनके तेल के अलावा नॉन ऑयल एक्सपोर्ट्स भी काफ़ी जा रहे थे दूसरे मुल्कों के लिए। तो अब वो तकरीबन बंद हो चुके हैं और सिर्फ मेरे ख्याल से इक्का दुक्का तेल के जहाज जा रहे हैं।
लेकिन जो ईरान ने अल्टरनेटिव स्ट्रैटेजी जो बनाई थी नॉन ऑयल एक्सपोर्ट्स को भेजने की, तो वो अभी भी चल रही है। एक तो उनका लिंक टर्की से है। जैसा अभी उनके ट्रेड फिगर्स आए, तो वहाँ 300% इंक्रीज हुआ है उनका ट्रेड, जो टर्की होते हुए यूरोप और दूसरे मुल्कों को जाता है। एक तो ये है, और लगातार इसमें इजाफा होता आ रहा है। और इसके साथ ये भी बता दूं कि हालांकि अमेरिका टर्की पे भी प्रेशर डालेगा कि इसको कम करें, लेकिन ईरान जो है बहुत बड़ा मार्केट है टर्की के लिए। सिर्फ ईरान ही एक्सपोर्ट नहीं करता, लेकिन टर्की के कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स और हर किस्म की चीज़ें जो ईरान चाहता है, लगभग 30-35% वहाँ से आते हैं। कुछ यूरोपियन प्रोडक्ट्स आते हैं, कुछ टर्की में बने हुए हैं, और कुछ और कनाडा वगैरह से भी आते हैं। तो ये लिंक टर्की किसी भी हालत में बरकरार रखना चाहता है, और ईरान भी हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि टर्की के साथ ये तिजारत चलते रहे। दूसरा लिंक जो है कैस्पियन सी के जरिए रूस के साथ, और 5 जो सेंट्रल एशिया के मुल्क हैं, कजाकिस्तान से लेके ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, इनके साथ भी बहुत पुराने रिश्ते हैं ईरान के। और ईरान बहुत कुछ यहाँ भी एक्सपोर्ट करता है। जैसा कि आप जानते हैं, ये सोवियत यूनियन के पार्ट थे, लेकिन वहाँ इतनी तरक्की नहीं हुई है, और वहाँ काफ़ी ईरानियन प्रोडक्ट्स का डिमांड है, जैसा आप जानते हैं। तो वहाँ भी एक मार्केट है, और उसके अलावा रूस से भी लिंक है, जो कैस्पियन सी से जहाज और रेलगाड़ियों के जरिए से लगातार माल आता जाता रहता है। तो ये 3 बहुत महत्वपूर्ण लिंक्स जो ईरान स्थापित किया है सैंक्शंस की वजह से, वो अभी भी बरकरार हैं। उसके अलावा एक रेल रूट तुर्कमेनिस्तान के जरिए चीन को भी जाती है। हालांकि उसमें समय लगता है, लेकिन अभी पता चल रहा है कि जो पहले 2 इंजन की गाड़ियां जाते थे, अब उनको बढ़ा के 3 या 4 करने की बात हो रही है, और डिब्बे भी ज्यादा माल ले आने की भी बात हो रही है, और उससे तेल भी ईरान भेजने का प्रयास कर रहा है। तो ये चौथा लिंक है जो कि लाइव है। हालांकि ईरान पे बमबारी जब हुई अमेरिका की, जब अली खामनेई की शहादत हुई, तो उसमें बमबारी किए थे ये मशहद तेहरान रेलवे लाइन की, उस मरम्मत हो गई है, ब्रिज भी बहाल कर दिया गया है। तो ये चौथा है। और पांचवा जो है पाकिस्तान के साथ है, जो हाल में पहले एक ही था जाहिदान के जरिए, अब उन्होंने बढ़ा के 6 रास्ते बना दिए थे, जहाँ से हजारों के ट्रक माल आते जाते रहते हैं। और मेन जो है चीन की तरफ से आता है, और ग्वादर पोर्ट से चाबहार तक जो 80 किलोमीटर कुछ खास है, ज़्यादा नहीं। तो वहाँ जायदान को भी और चाबहार को भी ये चीज़ें आते ले अच्छे जाते हैं। और जो यूएई फाइनेंशियल ट्रेड कॉमर्स का प्लान जो किया है, तो अब दुबई से जो डायरेक्ट आते थे बंदर अब्बास और किश्म आइलैंड को, तो अब पाकिस्तान के जरिए वहाँ आना शुरू हो गए हैं लगता है। दुबई से कराची या ग्वादर, और वहाँ से ईरान को लाने जाने की। हालांकि इराक का भी काफ़ी लंबा बॉर्डर है उनके साथ, लेकिन इराक की इक़्तिसादी हालत इतनी ख़राब है कि वो ईरान पर निर्भर है, चाहे वो ऑयल हो, गैस हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, या दूसरे खाने पीने की चीज़ें। लेकिन बहरहाल वो भी एक मार्केट है ईरान के प्रोडक्ट्स के लिए, जो कि वहाँ के लोग पसंद करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कुछ शिया लोग ही खरीदते हैं ईरान के प्रोडक्ट्स, लेकिन सभी कुर्दिस्तान में भी ईरान के प्रोडक्ट्स, क्योंकि वो इतने सालों से वो आदी हो गए हैं ईरान के प्रोडक्ट्स यूज़ करने में, चाहे वो वॉशिंग मशीन्स हो, फ्रिज हो, या कार्स हो,
या जो भी हो, काफ़ी कुछ माल ईरान का इराक में भी पसंद किया जाता है, ख़रीदते हैं, लेके जाते हैं। तो ये सब जो है रास्ते हैं, और मेरे ख्याल से पाकिस्तान पे प्रेशर पड़ेगा। जी। जिस तरीके से आसिम मुनीर और पाकिस्तान के मध्यस्थता को अमेरिका नज़रअंदाज कर रहा है, और जिस तरीके से अमेरिका के एम्बेसडर श्रीनगर जाके कश्मीर, जम्मू और कश्मीर भारत का एक पार्ट है बोल के कह रहे हैं, तो रुख जो है हवा का न्यू दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है, और पाकिस्तान को कुछ डाउनग्रेड करने की ये अफवाह या जो भी रूमर्स हैं बढ़ते जा रहे हैं। तो जो सल्तनती पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में पहले थी, शायद उतने गहरा नहीं हो, लेकिन फिर भी अब डाउनग्रेड लगा रहा है, क्योंकि एक खबर जो आ रही है, आसिम मुनीर को तेहरान भेज के जाने के जरिए एरबिल में वहाँ IRGC कमांडर्स को लालच बता के किया, काफ़ी कुछ पैसा देते हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स, 4-5 का कमांडर्स को अगर आप वाहिदी के ज़रिए बना सकते हैं, तो उसमें आसिम मुनीर का भी रोल बताया जा रहा है। लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया है कि हम ईरान के खिलाफ बगावत नहीं कर सकते। तो उसके बाद से कुछ प्रॉब्लम्स पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में ईरान को लेके उभर के आ रहे हैं, मुझे इत्तला मिल रही। तो प्रेशर जो है अमेरिका कुछ हद तक डाल सकता है पाकिस्तान के ऊपर, लेकिन मुझे जो अंदरूनी हालत पाकिस्तान में है इक़्तिसादी, जिससे पाकिस्तान को भी फ़ायदा होता है, ये लिंक से ईरान से, तो वो इसको खोना नहीं चाहते। जी। और जो लिंक सऊदी अरेबिया का है वो लाइव लिंक है फाइनेंशियल फ्लो के लिए पाकिस्तान के लिए, तो वो भी खतरे में नहीं डालना चाहते हैं। तो ये बैलेंसिंग एक्ट पाकिस्तान की हो रही है। बहरहाल जो भी है, मेरे ख्याल से जो स्कॉट बेसेंट जो ट्रेजरी सेक्रेटरी अमेरिका का कहना है कि मैं अपने लफ्ज़ों में कह रहा हूँ कि वो ईरान को मजबूर करके हर एक ईरानी को जो है सड़क पे लाना चाहते हैं कि वीज़ा से, दूसरी चीज़ों से उनको प्रिवेंट करके जो है, जो खाना ये फैमिन जो आया सोमालिया में, यमन में, उस तरीके से वो देखना चाहते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से वो हो नहीं पाएगा, क्योंकि ईरान अपनी इक़्तिसादी ढांचे जो है मजबूत कर रहे हैं, और सैंक्शंस को कैसा बाईपास करना उनके पास पूरा निचोड़ है, तोड़ है। और ये जो लिंक्स जो मैं बताया, अमेरिका की बस की बात नहीं है इनको तोड़ना या कमज़ोर करना या कम्प्लीटली इनको बैन करके पनिश करना नेबरिंग कंट्रीज को। तो ये इक़्तिसादी हालात है। जहाँ तक हॉर्मोज़ का मामला है, तो कुछ जहाज़ें जो है ईरान थोड़ी नरमी बता रहा है शायद। कुछ जहाज़ें ओमान के ज़रिए जा रही हैं, तेल जा रहा है, लेकिन वो सिर्फ जो है 10 या 15% मुझे लगता है जो अमेरिका के आंकड़े आ रहे हैं कि जहाज़ लेके जा रहे हैं। लेकिन फिर भी पाबंदी है, कुवैत की तरफ से कुछ ख़ास तेल ले जाने वाले जहाज़ नहीं जा रहे हैं, बल्कि कतार से कुछ गैस के इक्का-दुक्के जा रहे हैं, सुनने में आ रहे हैं। और यूएई के ये 2 मुल्क जो है कुछ कोशिश कर रहे हैं, और कुछ जहाज़ ईरान के रास्ते भी तोल दे के जा रहे हैं बोल के सुनने में आ रहा है। तो अगर 140 या 50 जहाज़ 24 घंटे में जाते थे, तो अब 10-15 ही समझिए जा रहे हैं, आ रहे हैं। तो बहुत कम है। जो अमेरिका कहता है कि खुला है और हमारा भाग बन गया, अमेरिका का पार्ट बन गया, ये सब गलत बातें हैं, और मेरा ख्याल से इसमें कोई सच्चाई नहीं है। वो थोड़ा अमेरिकियों को यहाँ बताना चाहते हैं कि उनकी फतह हो गई है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ उनके कब्जे में है, लेकिन जितना झूठ बोलेंगे उतना ही अमेरिका को नुकसान हो रहा है। चाहे तेल की प्राइसेस हो जो $91 से ज़्यादा हो गया है, जिसका असर यहाँ अमेरिका में भी हर दिन, हर लम्हे
महसूस किया जा रहा है डीजल और पेट्रोल की कीमतें और इन्फ्लेशन को लेके। लेकिन जो यहाँ की फेडरल पॉलिसी है, फेडरल जो बोलते हैं रिजर्व गवर्नमेंट, रिजर्व बैंक, उसको मैनिपुलेट करके इंटरेस्ट रेट कम करके जो है स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट करके बता रहे हैं कि कोई इक्तिसादी प्रॉब्लम नहीं है, तेल तेल अभी भी आ रहा है जा रहा है बोल के, जो कि गलत है। हालांकि 50% वेनेजुएला का तेल जो है अमेरिका के रिफाइनरीज टेक्सास में, कॉर्पस क्रिस्टी में, वहाँ जो 5 रिफाइनरीज हैं वहाँ लाया जा रहा है नफ्ता को भेज के, क्योंकि वो हेवी क्रूड है वेनेजुएला का, तो उसको नरम करके लाया जा रहा है वहाँ रिफाइनरी को लेके जाकर। लेकिन फिर भी जो है काफ़ी किल्लत हो रही है अमेरिका में ही और पूरी दुनिया में, जैसा आप जानते हैं। जी जी, आपने बहुत ही जो इन्फॉर्मेशन आपने दी है, मैं खुद चूंकि ज्योग्राफी का स्टूडेंट रहा हूँ, जिस तरह से आपने ईरान और उसके आसपास और कौन कौन से रास्ते खुले हैं, वो वाकई बिल्कुल ऐसा महसूस हो रहा है जैसे खुद हम अपनी आंखों से देख रहे हों। लेकिन एक चीज़ जो आपने बात बताई, ये पहली बार मैं समझता हूँ किसी मीडिया में आई होगी। आपने बताया कि आसिम मुनीर को अमेरिका के ज़रिए ईरान में भेजा गया, वहाँ आईआरजीसी में बगावत कराने की कोशिश की गई वाहिदी के ज़रिए, लेकिन उसमें उन्हें कामयाबी नहीं मिली। ये बहुत बड़ी खबर है। इसके बारे में थोड़ा सा और बताइए कि ये क्या कुछ है, क्या कहाँ कहाँ तार जुड़े हैं, क्योंकि ईरान के अंदर ये बात मुझे नहीं लगता कि अभी तक कहीं बहस हो रही है। आपके पास कुछ जो इन्फॉर्मेशन है इस सिलसिले में थोड़ा सा और बताइए। ये शुरुआत हुई जब तुलसी गाबार्ड जो डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस थे, 3 महीने पहले उन्होंने एक डायरेक्ट लिंक मसूद बारजानी से इरबिल में स्थापित करे थे, हम्म, जो कि कुर्दिश गवर्नमेंट नॉर्थ में इराक में जो है। हम्म, तो उनके जरिए जो है वाहिदी को डायरेक्ट कांटेक्ट में लाए थे। तो वाहिदी से बारजानी की बातचीत लगातार हो रही थी। तो उसमें जो है ये पैसे की बात हुई, और बाद में आसिम मुनीर इस पिक्चर में आए, और जो पेज़ेश्कियान और मुश्तबा खामनी को जब ये बात वाहिदी ने बताई कि ऐसा ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करके ये कर रहे हैं, तो काफ़ी मुश्तबा खामनी का रद्द-ए-अमल जो है भड़काऊ वाला था। और उसके बाद जो है उन्होंने ये 5-6 मिलिट्री कमांडर्स को अपॉइंट करे कि ये अमेरिका जो है मॉडरेट्स और जो आईआरजीसी के सपोर्टेड जनरल्स हैं उनमें तनाव लाके डिवाइड एंड रूल करके, जैसा वेनेजुएला में उन्होंने किया उस तरीके से कमज़ोर करने की बात हो रही थी, जिसमें मेन लिंक आसिम मुनीर थे। हम्म, तो इसमें क्यों, चूंकि आसिम मुनीर जाते रहते हैं और डायरेक्ट कांटेक्ट है ईरानी लीडर से, और आसिम मुनीर का डायरेक्ट कांटेक्ट है ट्रंप से। हम्म, वो पीट हेगसेट से या किसी और से बात नहीं करते, मार्को रूबियो से उनका हॉटलाइन है आसिम मुनीर से। शहबाज शरीफ को भी पता नहीं होता कि क्या आसिम मुनीर और ट्रंप के बीच में बातचीत होती है। तो इतने इम्पोर्टेंट रोल आसिम मुनीर अदा कर रहे थे। तो इसमें ओपनिंग तो बारजानी से हुई, लेकिन फॉलोअप के लिए आसिम मुनीर को भेजा गया था। बाद में उन्होंने साफ, जो सूत्र से पता चल रहा है, इनकार कर दिया कि हम ऐसा नहीं कर सकते ईरानी हुक्मरानों के खिलाफ बोल के। तो तब से कुछ अमेरिका और पाकिस्तान के बीच में प्रॉब्लम्स हुए हैं बोल के, इसीलिए वो मीडिएशन में रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि वो ड्रॉप कर दिए हैं पाकिस्तान को। इट इज टेकिंग साइड ऑफ ईरान, ईरान हम्म, की तरफदारी कर रहा है बोल के खबरें आ रही हैं। स्टेट डिपार्टमेंट से भी ऐसे ही कुछ खबरें आ गई। तो ये फिलहाल इतना ही मैं जान सका। लेकिन इसमें इससे ये साबित होता है कि जो काम फरजानी के जरिए करवाना चाहते थे,
वो मुकम्मल नहीं हुआ, तो उसके बाद आसिम मुनीर के ज़रिए भी कोशिश करे वहाँ फूट डालने की सिविलियन लीडरशिप और आईआरजीसी की लीडरशिप में। लेकिन ये बात जो है, इससे ये साबित होता है कि अमेरिका इतना नासमझ है कि आईआरजीसी के कमांडर जो हैं ईरान इराक वार की जंग से उभरे हुए हैं, और उनको पता है कि जंग क्या होती है, कुर्बानी क्या होती है, और जो दूसरे देशों के अज़ाइम ईरान के खिलाफ क्या होते हैं, क्योंकि वो अपनी आंखों से देखे हैं लोग मरते हुए, जख्मी होते हुए, और जितना नुकसान उन्होंने अपनी आंखों से देखा है मिसाइल्स के जरिए 80s में, वो भूल नहीं सकते। जी। वो उनके साथ ही रहेगा, और उसी जज्बे से जो है वो काम कर रहे हैं। और कामना है कि लीडरशिप में वो एतबार से, मुसम्मम इरादे से जो है लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए जो है आसिम मुनीर की डिप्लोमेसी या देखिए, ये तो सिर्फ माफिया टाइप लोग काम करते हैं कि पैसे दो और फूट डालो और अपना काम बना लो बोल के। तो ये ट्रम्प जो है माफिया की तरह काम करता है। हम्म। ट्रम्प माफिया जी की तरह से काम करता है। और आसिम मुनीर, देखिए आसिम मुनीर के रोल के बारे में आज आपने इतनी डिटेल बताई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और कुर्दिस्तान के लीडर बारज़ानी, मैं खुद इराक वार 2003 मैंने कवर की थी, तो शुरुआत मैंने कुर्दिस्तान से ही की थी। वो बारज़ानी और तालिबानी दो अलग अलग इलाके हैं। बारज़ानी का तो मेन है अरबिल वाला, और तालिबानी वाला जो है वो तालिबान सुलेमानिया। जी, तालिबान तालिबानी जो है वो सुलेमानिया में सुलेमानिया उनका। वाले, जी जी जी। लेकिन ये दोनों मोसाद और सीआईए के जरिए चलाए जाते हैं। सद्दाम हुसैन के जमाने जी में भी जी ये था। ये आपने जी। बहुत बड़ी साजिश आज जो है वो बताई है मीडिया स्टार वर्ल्ड पर। अच्छा, अब ये बताइए कि और वो साजिश नाकाम हो गई, कुर्दिस्तान की तरफ से की गई, पाकिस्तान के जरिए की गई, लेकिन ईरान में कोई दलाल नहीं मिला जो अमेरिका के हाथों बिक सकता। ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, अब ये जो दबाव पड़ेगा मुख्तलिफ मुल्कों पर कि जो भी ईरान से कारोबार करे उन पर सैंक्शन लगे, क्या ये चाइना की तरफ से कोई एक, अभी सोशल मीडिया पे देख रहा था, ऑफिशियल कोई पोजीशन सामने नहीं आई, लेकिन अमेरिका का दबाव चाइना पर भी है कि वो ईरान से कारोबार ना करे। क्या ऐसा मुमकिन हो सकेगा? क्या हॉर्मुज को अपना कह लेना जिस तरह से ट्रंप ने कह दिया, उस सब के क्या मानिए, दुनिया इसे कैसे देखेगी? देखिए, चीन का मेन लिंक हॉर्मुज से तेल को लेके था। तो तेल जाहिर है कि वहाँ से इतनी बड़े पैमाने पे जहाज नहीं जा रहे हैं लेके तेल चीन को, जितना पहले 28 फरवरी से जा रहे थे। लेकिन उसकी कमी जो है रूस ने पूरा कर दी है, और रूस का आधा से ज़्यादा तेल अब चीन को जाता है, और कुछ तेल भारत को भी आता है। तो चीन जो है पहले से ही ये सैंक्शंस और टैरिफ वगैरह के मामले में अमेरिका से बड़ा कड़ा रवैया इख्तियार किया है। वो मानने को किसी भी तरह तैयार नहीं है। जब ट्रंप ने कहा हम 100% करेंगे, टैरिफ डालेंगे चाइना पे, तो उन्होंने कहा कि हम 200% डालेंगे। तो ये 200% टैरिफ की रिटेलिएशन कोई आम मुल्क नहीं कर सकता है, या भारत जैसा या यूरोप जैसा, कनाडा जो ताकतवर है इक्तसादी मामलों में, वही बात कर सकता है। तो तेल के ऊपर भी और बहुत तरीकों से जो है, पहले एडमिनिस्ट्रेशन में भी ट्रम्प के, अब अभी भी 1.5 साल से लगातार कोशिश की जा रही है डराने धमकाने की। लेकिन मुझे नहीं लगता कि चीन जो है ये धमकियों से अपना रिश्ता ईरान से कमजोर कर देगा, क्योंकि उनका मुआहदा है। चीन और ईरान जो है 25 साल का स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट करे हैं, जिसमें इकोनॉमिक कोऑपरेशन बहुत अहम है। हम्म। तो चाहे वो सीपेक के जरिए, ग्वादर के जरिए, या तुर्कमेनिस्तान के जरिए, या डायरेक्टली, वो करता आ रहा है। और मेरे ख्याल से इसमें कोई कमी नहीं होगी। अगर पाकिस्तान या टर्की भी अमेरिका के दबाव में आके इन रास्तों को कमज़ोर करे या लिंक काटे, तो मेरे ख्याल से चीन किसी भी हालत में अमेरिका के दबाव में आके
ईरान को अबैंडन करने वाला नहीं है, छोड़ने वाला नहीं है। वो लगातार इक़्तिसादी ताल्लुकात बहाल रखेगा और मिलिट्री कोऑपरेशन भी रखेगा और स्ट्रेटेजिक डिसीजंस के भी उनको जो भी सैटेलाइट इंफॉर्मेशन चाहिए वो देता रहेगा। किसी भी हालत में मुझे नहीं लगता कि चीन अमेरिका के सामने ईरान के वास्ते झुकेगा। नहीं झुकेगा चीन। और रूस से भी ईरान के अच्छे ताल्लुकात हैं। कहा जाता है कि कुछ हथियार भी दोनों तरफ से आते हैं। ये बहुत दिलचस्प है कि ईरान एक ऐसा मुल्क है जो सिर्फ लेता ही नहीं है हथियार बल्कि देता भी है। तो ईरान की जोग्राफियाई पोजीशन ऐसी है जिसमें आपने बताया कि ये 5-6 तरीके हैं जिससे वो कारोबार कर सकता है और अभी कर रहा है। अमेरिका का दबाव डी डे के नाम से उन्होंने कर दिया। क्या अब ये तय मान लिया जाए कि अमेरिका ने फौजी सतह पर हार मान ली है पूरी तरह से? क्या इजराइल और अमेरिका के जो अखबारात लिख रहे हैं वो आप जरूर देख रहे होंगे, उनमें खुलकर के कहा जा रहा है कि सब हम हार चुके, हम किसी पोजीशन में नहीं है। और अभी एक रिपोर्ट आ रही है कि बड़ी तादाद में इजराइल से छोड़ करके जा रहे हैं, या ज्यादा अच्छे पैसे वाले लोग जो प्रॉस्परस लोग हैं या नौजवान हैं वो छोड़ छोड़ करके जा रहे हैं। इस इलेक्शन से पहले बहुत बड़ी तादाद मुल्क छोड़ करके जा रही है। क्या क्या फ्यूचर क्या लगता है जब हॉर्मुज बंद है, अमेरिकी फौजी अड्डे तबाह हो चुके काफी हद तक, अब सिनेरियो बनता हुआ क्या नजर आ रहा है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका हार चुका है। हालांकि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इसको मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन जो संकेत वो दे रहे हैं कि स्कॉट बेसेट खुद कहा कि हम मिलिट्री ऑप्शन की तरफ नहीं देख रहे हैं, हम इकोनॉमिक सैंक्शंस को टाइटन करने की बात कर रहे हैं और ईरान को इक़्तिसादी तौर पर मजबूर करके जो है मेज़ पे लाना चाहते हैं बातचीत करने के लिए, एग्रीमेंट करने के लिए। तो यहाँ सभी अखबार सेनेट में तो खुले आम सेनेटर्स बोल रहे हैं कि आप हार चुके हैं, आप मानने के लिए तैयार क्यों नहीं है? आप असल खर्चा जो हुआ है वो बताने के लिए तैयार क्यों नहीं है? जो असल लोग मारे गए हैं, जख्मी हैं, पूरी तादाद बताने के लिए क्यों गुमराह कर रहे हैं अमेरिकन को? अब्राहम लिंकन में क्या हुआ, वहाँ फायरिंग हुई, 7 सेलर्स मारे गए, सभी अखबारों में यहाँ लिखा जा रहा है। तो वो भी बताने के लिए तैयार नहीं है, और कितने हथियार आपके ज़ाया हुए हैं और कितनी कमी है और प्रॉब्लम्स क्या है तमाम रोज़ मसाइल्स को लेके, वो भी बताने के लिए तैयार नहीं है। पीट हेग्सेथ जो है इतने बदनाम हो गए हैं इन पूरे हियरिंग्स में सेनेट में कि उनकी रेटिंग -27 हो गई है। माइनस किसी भी सेनेटर उन पे एतबार करने की पोजीशन में नहीं है। और सबसे बदनाम जो है सेक्रेटरी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में पीट हेग्सेथ हैं। जो भी वो बोलते हैं, पहले तो वो मना करते हैं, वो सिर्फ एक ही 2 सेंटेंस बोलते हैं कि मैं जो भी प्रेसिडेंट या कमांडर इन चीफ का हुक्म है उसको बजा लाता हूँ, मैं कुछ नहीं करता। तो ये एक सेनेटर ने यहाँ तक पूछा कि क्या आप एक भी डिसएग्रीमेंट उनके साथ नहीं किया, बोलकर वो प्राइवेट है मैं बता नहीं सकता बोल। अगर आपको डिनर पर बुलाएं आधी रात को, क्या आप जाएंगे या आप डिसएग्री करेंगे? तो वो भी नहीं कहता कि मैं जो कमांडर बोलते हैं मैं वही करूंगा वो। तो इस तरीके से जो है इतना बदनाम हो गए पीट हेग्सेथ की मैं बता नहीं सकता। तो यहाँ अखबारों में भी वही, और फॉक्स न्यूज़ में भी ताज्जुब होता हूँ मुझे ये सब सुन के कि ये मिलिट्री ऑप्शन जो है कम्प्लीटली इजराइल और पीट हेग्सेथ की बातों में आके डोनाल्ड ट्रंप फंस गए हैं और उनको किसी भी रास्ता निकल नहीं रहा है इससे बच गए हैं बचने का। तो उन्होंने अब इकोनॉमिक वेपन डी डे वगैरह सब बोल रहे हैं, लेकिन असल में यह है कि इसको धीरे धीरे करके नवंबर तक ढकलने की बात यहाँ हो रही है। हालांकि तैयारी भी हो रही है दोनों तरफ से, ईरान भी तैयार है और यहाँ
अमेरिका की तरफ से भी हथियार इसराइल को भी भेजे जा रहे हैं। लेकिन यहाँ अब नई बात ये हो रही है कि जो है अमेरिका किसी भी तरह ये जंग से बचना चाहता है, निकलना चाहता है, लेकिन इसराइल उलझाना चाहता है, उसको इन्वॉल्व करना चाहता है, चाहे वो सीरिया में हो या गाजा में हो, लेबनान में हो, हर शोबे में, इराक में हो या खाड़ी में हो, ईरान के मामले में भी हो, इसराइल अमेरिका को इस क्षेत्र में इन्वॉल्व करके अपनी दिफा करना चाहता है बोल के वो भी खुलेआम जो है बहस हो रही है अखबारों में, टीवी में और प्रिंट मीडिया में वगैरह सब। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मिलिट्री ऑप्शन तो मेरे ख्याल से बहुत कमज़ोर हो गया है, उनकी पोजीशन इतनी नहीं कि वो दोबारा बड़े पैमाने पे जंग कर सके या ग्राउंड फोर्सेस भेज सके, क्योंकि उनको पता है कि इससे और बदतरीन नुकसान उनको होगा। और खाड़ी के देश भी जो है उनको पनाह देने के मूड में नहीं है। सऊदी अरेबिया अभी कुछ दुलमुल हो रहा है क्योंकि हूथियों का प्रेशर बढ़ रहा है, और ये पाकिस्तान तक से जो मुआहदा हुआ है उससे कुछ खास फायदा होने का उनको नज़र नहीं आ रहा है। तो हो सकता है सऊदी अरेबिया कुछ से बाद मजबूर होकर अमेरिका को जो सुल्तान अरबिया है सब दूसरे हैं उसमें फैसिलिटीज देने का कुछ प्रयास करेगा, ऐसी आशंकाएं जताई जा रही हैं। लेकिन मिलिट्री ऑप्शन मेरे ख्याल से कमज़ोर पड़ा है। अब सितंबर तक जो है अमेरिका इराक से भी अपनी फौज पूरी हटाना होगा जैसा मुआहदा हुआ है। अ, दूसरी बात यह है कि वो अगर नहीं हटाते हैं तो वहाँ से कुछ कार्रवाई करने की बात होगी शायद। लेकिन जो इसराइल का हमला सीरिया में जो हुआ वो इसी को लेके है, क्योंकि वहाँ रेडार्स बनाए जा रहे थे और टर्की उसको मदद कर रहा था। तो किसी भी तरह वो नहीं चाहते कि रेडार सीरिया में और इसराइल के जहाज़ें पकड़ सके कि कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं। तो कोई निशानी नहीं चाहते। और इराक में भी वही तो अपना दबदबा लेके पूरा बमबारी करने के लिए जॉर्डन होते हुए सीरिया और इराक से बमबारी करने की बमबारी की साजिश है। किस हद तक वो अपने आप करेंगे या अमेरिका के साथ मिलकर करेंगे, मुझे नहीं लगता कि फिलहाल जंग के जी, ये यानी अमेरिका यानी बढ़ा। इजराइल इजराइल अमेरिका को और ज़्यादा वेस्ट एशिया में उलझाना चाहता है, जो और भी थिएटर्स हैं उनमें भी शामिल करना चाहता है। इससे एक अजीब सा ये पैगाम तो जाता है कि इजराइल किसी भी तरह से जंग का खात्मा नहीं चाहता। अच्छा, इस सूरत में अब मौजूदा जो हालात हैं, मोहम्मद बाकर कालिबाफ इराक गए, उन्होंने ये कहा कि साहब आप अपनी सॉवरेनिटी को बचाओ, अपने फैसले खुद करो, वगैरह वगैरह, और दोनों मुल्कों ने बहुत नज़दीकी ताल्लुकात भी जाहिर किए। इन हालात में ईरान अपने हक में माहौल बनाने के लिए, या ये कहिए कि इन सब से फ़ायदे उठाने के लिए, या ये कहिए कि जो इस्लामी इनकलाब के मकासद हैं उनको पूरा करने के लिए मौजूदा हालात में ईरान क्या क्या कर सकता है? क्योंकि आप ईरान को काफ़ी नज़दीक से जानते हैं, वहाँ के जो सियासी लोग हैं, वहाँ के जर्नलिस्ट हैं, उनसे आपके राब्ते रहते हैं। क्या अब ईरान का मूव क्या होगा आगे? ईरान ये साबित करना चाहता है कि ईरान पे जो हमला हुआ है वो अमेरिका और इजराइल की तरफ से हुआ है, हम्म, ईरान को कमज़ोर करने के लिए। और ईरान जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को सपोर्ट कर रहा है, चाहे फ़लस्तीन का मामला हो, बैतुल मुक़द्दस का हो, या अमेरिका के खिलाफ जो कार्रवाई किया है इस क्षेत्र में, इंटरवेंशन जो करते हैं अमेरिका, लड़ाई झगड़ा कराते हैं, डिवाइड एंड रूल, उसको ख़त्म करने के लिए, या जो सेक्टेरियन शिया सुन्नी का मुद्दा इराक से उठा के फ़ायदा उठाने की बात कर रहे थे, इन सब को जो है ये डिप्लोमेसी से, डायलॉग से समझाते आ रहे हैं। और मुझे लगता है कि इसमें उनको काफ़ी कुछ कामयाबी हुई है। एक तो जो इराक जो है ये कश्मकश में है अमेरिका के इन्फ्लुएंस और ईरान के इन्फ्लुएंस में। लेकिन अब लगता है कि धीरे धीरे इराकी लीडरों को भी पता चल रहा है कि
अमेरिका जो है इराक को एक्सप्लॉइट करना चाहता है। जैसा अब ये नए वज़ीर आज़म हैं वहाँ के, तो वो गए थे व्हाइट हाउस में वहाँ दर्शन देने के लिए, तो वहाँ से कुछ ख़ास उनको मिला नहीं, जो वो चाहते थे। जैसा इक़्तिसादी पावर्स जो तेल के आमदनी जाती है सीधा न्यूयॉर्क को और बाद में अमेरिका डिसाइड करता है। ये बिग की तरह देता है कि आपको इतना देंगे, लेकिन जितना चाहिए इराक को वो नहीं देते। तो ये इराक के वज़ीर-ए-आज़म को पता चला कि उनकी सॉवरेनिटी जो है लिमिटेड है। लेकिन अगर वो ईरान के साथ मिलकर रहेंगे तो अमेरिका का तसल्लुत कम करके भाईचारे से मिलके रहेंगे तो ये इराक का ज़्यादा फ़ायदा होगा ईरान से। एक तो ये हुआ। दूसरा ये है कि खाड़ी के देश कुवैत से लेके ओमान तक अब उनको समझ में आ गया है कि अमेरिका उनकी दिफ़ा नहीं कर सकता और जो लड़ाई झगड़ा वो कर रहे थे अमेरिका और इज़राइल ईरान का अपना तुम्हारे लिए खतरा है बोल के, तो वो अब ईरान साबित कर दिया है कि अमेरिका इनको बचा नहीं सकता किसी भी हालत में। तो ये दूसरा बड़ा महत्वपूर्ण विक्ट्री है ईरान के लिए और इस क्षेत्र से अमेरिका की फौजों को भगाने के प्रयास में जो 30-40 साल से प्रयास कर रहा था, अब वो उसको कामयाबी मिली है। और ये खाड़ी के देश भी अब समझ गए हैं कि ईरान के साथ मिलजुल के गुड नेबरली रिलेशंस लेके रहना है। तीसरी बड़ी फतह ये हुई कि इज़राइल से सभी डर रहे थे, हुँ, चाहे वो खाड़ी के देश हो या इराक हो या जॉर्डन हो। अब इन सबको पता चल गया कि ईरान ऐसा मुल्क है जो इज़राइल पे भी बमबारी कर सकता है और वो हरा सकता है और अमेरिका के सपोर्ट के बगैर इज़राइल जी नहीं सकता। हुँ, तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है और जो स्ट्रैटेजिक विक्ट्री हुई है, ये सबसे ज़्यादा असर हुआ है लोगों पे। हुँ, हर एक बाशिंदा इस क्षेत्र में, चाहे वो इजिप्ट में हो या टर्की में हो या खाड़ी के देशों में है, वो जान चुका है कि नाहक जो है अमेरिका, इज़राइल, ईरान पे ज़ुल्म कर रहे हैं और जो ईरान अपने प्रिंसिपल्स पे जो लड़ना चाहता है, वो जायज़ हैं और हमको भी उनको सपोर्ट करना है, हमदर्दी जताना है और उनके हुक्मरान जो है अमेरिका के पिट्ठू जो बन के थे अमेरिका इनकी मदद नहीं करेगा बोल के ये बड़ा मचल गया है। जो एक्सपोर्टर रेवोल्यूशन से उनको डरता है, अब ईरान के ऊपर जो हमला हुआ है उससे इन लोगों को पता चल गया कि वहाँ अपनी ईरानी भाई बहन जो है गवर्नमेंट को, हुकूमत को सपोर्ट करते हैं और हमारे बीच में दरार जो डाले थे वो नाजायज़ थी। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया आफ्ताब कमाल पाशा साहब, आपने जो नतीजा बताया वो बहुत ही अहम है। मैं अपने दर्शकों से कहूँगा आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद।